जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। सब्जेक्ट आपके स्क्रीन के सामने है। यात्रा काफी लंबी है, लेकिन शुरुआत आज इस पर्टिकुलर लेक्चर से हो रही है। जीआईजीएल सब्जेक्ट का नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, सीएस एग्जीक्यूटिव, पेपर नंबर फर्स्ट। जहां तक एज अ सीएस या एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के एक्सपीरियंस की बात है, या फिर जो भी जॉब मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में किया, एक्सपीरियंस की अगर मैं बात बताऊं तो इस बात को मानने में मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। देयर इज नो डाउट दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट module of this entire CS executive is the company law as well as the capital market, if we will talk about the second group। मुझे यह बात मानने में भी कोई संदेह नहीं है कि साल के अंदर 365 दिन के अंदर, जिन 300 दिन के अंदर आप उस कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे, उन 300 दिन में से 300 के 300 दिन आपको कंपनी लॉ और कंपनी लॉ के साथ साथ अगर आप लिस्टेड कंपनी में हो तो कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटीज लॉ की हर रोज प्रैक्टिस, हर रोज जरूरत रहेगी। लेकिन मैं यह भी बात उतनी ही मजबूती से और उतनी ही अकाउंटेबिलिटी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि एक सीएस की प्रैक्टिस में, एक सीएस के काम करते वक्त जितना इंपॉर्टेंस हम कंपनी लॉ को देते हैं ना, उतना का उतना इंपॉर्टेंस तो नहीं। मैं ऐसे बात करूंगा तो गलत होगा कि उतनी इंपॉर्टेंस इस सब्जेक्ट की है, तो नहीं। लेकिन हाँ, आपकी जिंदगी के अंदर आपकी प्रोफेशनल को वैल्यू एडिशन का देने का काम अगर कोई करता है ना, तो वो है जीआईजीएल। जीआईजीएल से मेरा मतलब, मैं सिर्फ सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट को टारगेट करते हुए लाइन बोल रहा हूं, और मैं सीएस के स्टूडेंट होने के नाते आपसे बात कह रहा हूं। इस सब्जेक्ट यानी जीआईजीएल के अंदर, दैट इज द ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन इन जनरल लॉ, आपको वो चीजें सिखाई जाएंगी। तकरीबन 17 से 18 अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग एक्ट्स, अलग अलग कॉन्सेप्चुअल एक्ट्स के साथ में, जिसका नॉलेज, मैं ये नहीं कह रहा कोई एक कंपनी सेक्रेटरी होना जरूरी, मैं तो ये कहूंगा कि भारत के एक नागरिक को, भारत के एक समझदार नागरिक को जो बेसिक लॉज का नॉलेज होना जरूरी है ना, उन सभी को हमारे इस इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने चुन चुन कर हमारे इस कोर्स के अंदर दे रखा है, दैट इज जीआईजीएल। अगर आपने जीआईजीएल से पहले या इससे ठीक पहले अगर आपकी और हमारी वर्चुअली या फिर किसी भी मोड पर अगर आपकी और हमारी मुलाकात हुई है, तो मैंने आपको एक बात को हमेशा कहने की कोशिश की है कि वो ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी को, एज ए मैं स्टूडेंट बात कर रहा हूं, कि जो ये संस्थान है, जो ये इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट को किस तरीके से, जिस भी सब्जेक्ट को लिखता है, जिस भी सब्जेक्ट को ड्राफ्ट करता है, इसके जो थिंक टैंक बैठते हैं, इसके सब्जेक्ट को ड्राफ्ट करते हैं, इसके सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक्स को, किन किन प्रोविजंस को लाना है, उन सब के पीछे उनकी अपनी एक खुद की मंशा होती है, उनकी खुद की एक मैं कह सकता हूं विजन होता है। और उसी विजन को पूरा करने के लिए आप कंपनी लॉ तो बहुत एक्सपर्ट तरीके से पढ़ लोगे, मुझे भी पता है, क्योंकि आप सीएस सीईटी में भी कंपनी लॉ पढ़ के आए हो, आप सीएस एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ पढ़ोगे, आप सीएस प्रोफेशनल में कंपनी लॉ पढ़ोगे, आप सीएस इंटर में, दैट इज सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ने वाले हो, जो पूरी की पूरी कंपनी लॉ से रिलेटेड है। आप सीएस एग्जीक्यूटिव में कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी लॉ पढ़ने वाले हो, जो कहीं ना कहीं तरीके से पूरा कंपनी लॉ से रिलेटेड है। तो जब आप वो सब चीजें पढ़ोगे तो कंपनी लॉ के, तो आप न चाहते हुए भी, द वर्ड आई विल यूज ओवर हियर, कि न चाहते हुए भी आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ये भी बात, मेरी बात सुन लो आप, क्योंकि आप बिना एक्सपर्ट बने वहां पे आगे पहुंच ही नहीं पाओगे। लेकिन इस सब्जेक्ट को आपको एग्जीक्यूटिव में आपकी इससे मुलाकात होगी, और उसके बाद इस सब्जेक्ट का जो आमना सामना है ना, वो आपको आपकी पर्सनल या जो प्रैक्टिसिंग लाइफ, जब आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी काम करोगे ना, तब होगा। मैं जैसा हम मैं अपने फर्स्ट लेक्चर पे भी आपको बता चुका हूं कि आप इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ो, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के प्रोस्पेक्टस। मेरी अपनी जो एप्लीकेशन है, सीएससी की एप्लीकेशन में, उसमें भी ये पीडीएफ है, और वहां पर अगर आप में से हो सकता है कि कुछ एप्लीकेशन में नहीं है, तो आपको अगर, और एप्लीकेशन में जाने की मंशा भी नहीं है,
तब आपको मैं बताऊंगा कि आप गूगल पे अगर इसको सर्च करोगे तो यू विल फाइंड कि आईसीएसआई का जो न्यू सिलेबस है उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसका पूरी की पूरी कहानी आपको वहां पर मिल जाएगी पीडीएफ मोड के अंदर। एनीवे वो ये है, ग्रुप नंबर फर्स्ट का ये सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। फर्स्ट वही बात, पेपर फर्स्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, हम सीधा उस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आते हैं। और वो ऑब्जेक्टिव क्या दे रखे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी ठीक हो जाए, वैसे भी ठीक होगी ऐसा मेरे को इस कैमरे पर भरोसा है। वो है टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग, कॉमा, एप्लीकेशन एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ, यानी इस ज्यूरिस्प्रूडेंस का और इस जनरल लॉ की एक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, एक समझ होनी चाहिए कि हाँ ये होते क्या है। साथ साथ के अंदर इनका वर्किंग नॉलेज भी। वर्किंग नॉलेज से क्या मतलब होता है पता है? वर्किंग नॉलेज का मतलब है कि अगर वो चीजें एग्जीक्यूट हो रही हो आपके आसपास, आप समझ सके कि ये क्या हो रहा है। वो नॉलेज प्लस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और थर्ड फिर ये बचा क्या, इंटरप्रिटेशन। तो आपको इंटरप्रिटेशन स्किल एंड टू टीच द मैनर ऑफ रीडिंग लॉ। इंटरप्रिटेशन पता है क्या होता है, अभी अपन इस पॉइंट पर जिक्र कर, आज के इस लेक्चर का मतलब ही यही है। जिन्होंने भी मेरे कंपनी लॉ के लेक्चर्स को फर्स्ट देखा होगा और आप अभी इस जनरल लॉ के इस फर्स्ट लेक्चर को भी देखने वाले हो 5-1 मिनट बाद जब भी अपने पूरे रिदम पर होगा, दोनों का मोड अलग है, दोनों का जोन अलग है, दोनों अलग तरीके से चलते हैं। यहाँ पर खूब फालतू बातें भी होने वाली है ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सको, है ना। यहाँ पर थोड़ी इधर उधर से लीक से हटकर भी इंटरप्रिटेशंस होने वाले हैं, लीक से हटकर भी इधर उधर एग्जांपल्स होने वाले हैं। रीजन मीन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि सब्जेक्ट अगर अपन इसको एकदम कंसेप्चुअली पढ़ना चाहेंगे, ठीक है ना, तो कंसेप्चुअली तो हमको का ही नहीं है, हमको तो का है सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आप लोगों ने अगर कंपनी लॉ का मेरा अगर मैं कहूंगा फर्स्ट डेमो लेक्चर देखा होगा तो मैंने वहां पर एक लाइन बोली होगी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जबकि यहाँ पर सिर्फ भी वर्ड गलत होगा, मैं यहाँ बोला, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए प्लस इंटरप्रिटेशन स्किल, यानी हाउ टू रीड द लॉ, ये जानना आपको इस सब्जेक्ट में पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इस एक्ट के, इस मॉड्यूल के इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने जो अपने कोर्स में दिया है, इसके दो ही ऑब्जेक्टिव है, ज्यूरिस्प्रूडेंस और जनरल लॉ की अंडरस्टैंडिंग और उसका वर्किंग नॉलेज, प्लस जो इंटरप्रिटेशन है, क्या चीज है इंटरप्रिटेशन, दैट इज हाउ टू रीड द लॉ। तो इंटरप्रिटेशन एक स्किल होती है। इंटरप्रिटेशन पता क्या होती है, एक स्किल। मैं जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा और एक काम करूँ ना, अभी क्या एग्जांपल अपन अभी सभी इस पॉइंट्स को अपन पढ़ेंगे, तो अपन एक काम करते हैं, मैं वापस से चलता हूं यहां पर और दो शब्दों से, तो कैसे हो गए, चार हो गए, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। ये तीनों अलग अलग चीज है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। तो यहां पर तीन क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, जनरल लॉ क्या है, और थर्ड, इंटरप्रिटेशन क्या है। ये तीन सवाल आते हैं। ऑफ कोर्स ये बात है, अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी देखोगे ना, तो वहां पर भी यही बता रखा है कि ये तीन चीजें हैं कि आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस और जनरल लॉ की तो एक वर्किंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और इंटरप्रिटेशन के अंदर स्किल चाहिए। यहां पर स्किल काम आती है, और यहां पर आपको जनरल नॉलेज यानी वर्किंग नॉलेज काम आएगा यहां पर, और ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर। तो ये तीन सब्जेक्ट से मिलकर बनाए। तो फिर से वही बात, लास्ट एग्जांपल देता रहूंगा, वो ये है कि अगर आपने मेरा फर्स्ट कंपनी लॉ का डेमो लेक्चर भी देखा होगा, तो मैं उसमें भी आपको ये बता चुका हूं कि सब्जेक्ट स्टार्ट होते रहेंगे, है ना। सबसे पहले उस सब्जेक्ट की जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट है ना, आप उन तक पहुंचो कि आखिर इंस्टीट्यूट चाह क्या रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले इन तीनों का, यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है और जनरल लॉ क्या होता है, मैंने इसके लिए थोड़ी सी मैं ये कह सकता हूं कि मेहनत सी कर रखी है। तो चलो अपन उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए देखें, सब्जेक्ट का नाम अभी वापस से वही, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉमा, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। एक एक करके अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो उसमें मैं सबसे पहले आता हूं ज्यूरिस्प्रूडेंस
जुरिस्प्रूडेंस पर। अब सुनना, व्हाट इज द मीन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। फर्स्ट, आपको ईटी में एक टॉपिक आप अगर पढ़कर आए हो तो आपने एक ना बहुत बोरिंग सा टॉपिक पढ़ा होगा, या एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर आप बहुत परेशान हुए होंगे। वो पता क्या था? एक टॉपिक था जहां पे ना लैटिन वर्ड्स थे, है ना, याद आ रहा है, मैक्सिम वर्ड्स थे, और उसका इंग्लिश में उसका क्या मतलब है वो बताया गया था। याद आ गया आपको? वो पता क्या होता है? लॉ की टर्मिनोलॉजी होती है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अगर आपका और हमारा साथ रहता है तो मैं आपको बताऊंगा कि कानून की डिक्शनरी अलग से चलती है ना। कानून के शब्द, कानून के जो वर्ड जिसको अपन बोल सकते हैं, उनके लिए कई बार मतलब या मायने अलग अलग रहते हैं, लेकिन इन सभी कानून के लिए जो स्टार्टिंग की एक बुक है, एक मैक्सिम वर्ड्स जो है, जो अंग्रेजों ने भी एक्सेप्ट किए मैक्सिम वर्ड्स को, और उन्हीं वर्ड्स को फिर अपनी इंडियन लॉ के अंदर भी लिया गया। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आप ईटी पढ़ के आए हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़कर आए हो, आप वॉइड एब इनिशियो पढ़ के आए हो, एब इनिशियो पढ़ के आए हो, मेंस रेया पढ़ के आए हो। ठीक उसी तरीके से ज्यूरिस्प्रूडेंस भी लैटिन वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है। मैक्सिम वर्ड कह सकते हैं आप इसे, ज्यूरिस और प्रूडेंस। ज्यूरिस का मतलब क्या होता है? लॉ, और प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज। तो अगर देखा जाए ना, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब पता क्या है? लॉ का बेसिक नॉलेज। हाँ, चले, थोड़ा सा कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया था, आई थिंक उसको सुधार लिया जाएगा, तो मुझे एक बार वापस से रिपीट करना पड़ेगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस, जैसा भी मैंने आपको बताया, दो शब्दों से मिलकर बना है, लॉ, ज्यूरिस, और नॉलेज बना है प्रूडेंस से, जिसका मतलब है ज्यूरिस्प्रूडेंस। दैट इज, मैंने बताया और नहीं था, या इस सारी बारे में जिक्र हुआ तो मैंने आपको बताया था, ईईटी के अंदर भी आप लोग जो मैक्सिम टर्मिनोलॉजी पढ़कर आए हो, उसी मैक्सिम टर्मिनोलॉजी से ये दो शब्द बने हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस, विच मींस लॉ का नॉलेज। लॉ का नॉलेज से मेरा मतलब है कि लॉ का नेचर क्या है, लॉ के क्लासिफिकेशंस क्या क्या है, लॉ की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, लॉ भारत के अंदर किस लॉजिक से चलता है, और लॉ के बनने के भारत में सोर्सेज क्या क्या है। ये सब आप जान जाओगे ना तो पता पड़ जाएगा, इसका मतलब यू आर हैविंग ज्यूरिस्प्रूडेंस, दैट इज आपको लॉ का नॉलेज है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, या फिर मैं सिंपल सी इन सभी बातों पर लूं। सुनना, अगर मैं यहां पर आता हूं सबसे पहले लॉजिक ऑफ लॉ पर, ठीक है, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे, और आपको तो अच्छे से पता होगा, जैसे फिजिक्स है ना, फिजिक्स अपने लॉजिक से चलती है, फिजिक्स अपने आप में फिजिक्स है ना। हर एक चीज साइंटिफिकली वहां पर प्रूव होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ में भी साइंस की तरह सब चीजें एकदम लॉ की तरह, अगर साइंस की तरह होती तब तो क्या होता कि कोई भी केस कंप्यूटर में डालते, एंटर मारते, एआई आंसर निकाल देता जिसको 3 महीने की जेल हुई। ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन जब लॉ बनता है ना, उस लॉ के पीछे लॉजिक जरूर होता है। चाहे कंपनी लॉ बन जाए, चाहे कैपिटल मार्केट बन जाए, चाहे इनकम टैक्स एक्ट बन जाए, चाहे आपका ये सीपीसी बन जाए, सीआरपीसी बन जाए, जो बदल कर अब सीआरपीसी बन चुका है, भारतीय न्याय संहिता जो है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बन चुका है, चाहे आपका भारत का लिमिटेशन एक्ट बन जाए, जितने भी लॉ आप बनो पढ़ोगे ना, उनके पीछे कोई ना कोई, हर लॉ के पीछे अपना लॉजिक जरूर होगा। आप देखेंगे, आप अपनी तरफ से अगर देखेंगे ना, तो जैसे जैसे अपन मानवीय सभ्यता में चेंजेज होते जा रहे हैं, देखो आज से 100 साल 500 साल पहले क्या होता था, आज क्या होता है, जैसे जैसे चेंज होते रहते हैं ना, तो लॉ लॉजिक को समझता है, और लॉ भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। प्लस सोर्सेज ऑफ लॉ, अरे भारत में लॉ के सोर्सेज क्या है? भारत के अंदर सोर्सेज बहुत सारे हैं। जैसे मैं आपको एक बताऊं, हमारी कल्चर्स, हमारे कस्टम्स, हमारे सोर्सेज हैं। आज आपको, अगर आप कल को चलकर एलएलबी करते हैं और अगर आप हिंदू लॉ पढ़ते हैं, तो आपको पता पड़ेगा कि हिंदू लॉ को बनाते वक्त में बहुत सारी कस्टम्स को ध्यान रखा गया है हिंदुओं की, चाहे वो शादी हो, चाहे वो उत्तराधिकारी हो, दैट इज सक्सेशन का जो एक्ट हो। अगर आप मुस्लिम लॉ पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि बहुत सारे जो मुस्लिम्स के जो उनके उनके जो कुरान है, कुरान से लिए गए हैं, उनकी जो भी उनके शरीयत है, उससे भी कई कई चीजों का ऐसे रेफरल उठा के मुस्लिम लॉ के अंदर दे रखा है। तो दिस इज द सोर्स के अंदर, अगर मैं भारत के सोर्स की लॉ करूं तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हमारे लिए सोर्स बनती है।
तो दिस इज द सोर्स। अब मैं अगर आता हूं नेचर ऑफ लॉ, लॉ का नेचर क्या होता है ये सीखना पड़ेगा, लॉ की इंपॉर्टेंस क्या होती है वो आपको जूरिस्प्रूडेंस में सीखनी पड़ेगी, और लॉ के क्लासिफिकेशंस आपको सीखने पड़ेंगे। देखो लॉ कोई नई चीज नहीं है। जिस समय माहेश्मती के साम्राज्य के अंदर भी आपने वो सीन देखा होगा ना कि महिलाओं को छूने वाले का हाथ नहीं काटते, काटा जाता है तो उसका गला, है ना, और ये करके एक सेकंड में, और उस समय उसके जस्ट बाद का सीन पता है क्या है, राजा को उसको गुस्सा आ जाता है, भलाल को, कहता है कि यहाँ पे न्याय मेरे राजा के सामने तूने कैसे किया है। फिर याद है उसको एक जो पंडित होता है वो कहते हैं कि इस अकॉर्डिंग जो राजा अगर करता है तो उसको राज से बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज द लॉ। अब वो सही है गलत है वो छोड़ो, लेकिन कानून से सब कुछ चीजें चल रही थी ना। आज भी अगर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ जाननी हो तो मैं आपसे एक चीज कहता हूं, आप टीवी उठा के देख लो ना, आपको टीनेजर बने हुए भी सालों हो चुके हैं, आप समझदार बन चुके हो, है ना। आपने कोई भी टीवी की डिबेट देखी है, टीवी की लड़ाई में क्या सिचुएशन की, ट्रिपल तलाक पे लड़ाई होगी, कभी सीए पे लड़ाई होगी, कभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड के अंदर जब से आर्टिकल नंबर 370 को किया जाए तब उस पर बहस होती है। अभी रिसेंटली वक्फ कानून के अंदर आपने देखा पक्ष और विपक्ष किस तरीके से लड़ते हैं। इनकम टैक्स एक्ट चेंज होने वाला है, आपको, आपने कभी भी, अभी आप एक काम करो ना, क्लास के बाद में तुरंत न्यूज चैनल देखना, न्यूज चैनल के अंदर भी अगर कोई न्यूज होगी उसके बेस के पीछे लॉ होगा, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ। क्या कोई मैथ्स के पीछे आपको लड़ते हुए देखा, क्या आपको साइंस के पीछे किसी ने, आपने पॉलिटिक्स को होते हुए देखा क्या कि साइंस में ये कैसे हो गया। हर चीज के पीछे लॉ होती है। हम ये कानून लाएंगे, हम किसान कानून लाएंगे, ये सरकार का काम ही है लॉ लेके आना। लॉ की इंपॉर्टेंस को समय के साथ जब आप समझोगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि देश को हम बोल तो देते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी आर द सोशल कंट्री, लेकिन सोशलिस्ट कंट्री बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको अपन लॉ ही कहते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ, और यही जूरिस्प्रूडेंस में यानी लॉ के नॉलेज में आपको सिखाया जाएगा, नेचर सिखाया जाएगा। लॉ के क्लासिफिकेशंस कितने तरीके के होते हैं, बिजनेस लॉज होते हैं, बिजनेस लॉज अलग तरीके से चलते हैं, सिविल लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये सब लॉज के सब्सटेंटिव लॉ होते हैं, प्रोसीजरल लॉ होते हैं। कई लॉज हैं जो भारत में सब्सटेंटिव है, कई लॉज हैं जो भारत में प्रोसीजरल लॉ हैं। अब आप कहोगे कि सर हमें ये कैसे पता, अरे अगर नहीं है तो मेरा जाकर लास्ट वाला फर्स्ट लेक्चर देखना जो मैंने ग्रुप फर्स्ट के बारे में बताया था। सीएस कर रहे हो, गलती से कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स को आप रिलेट मत कर देना कॉमर्स से, एकदम जहां पर अकाउंट्स कॉस्टिंग, यहां पर कॉर्पोरेट लॉ, लॉ और सिर्फ लॉ पढ़ाई जाएगी मोस्ट ऑफ द कोर्स में। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट ग्रुप भी उठा के देखते हो ना तो आपकी 700 मार्क्स में से अप्रोक्स 600 400 500 मार्क्स तक तो केवल लॉ है। टैक्स जो आपको केस स्टडी या प्रैक्टिकल लग रही है तो मेरी बात सुनना, वो न्यूमेरिकल जो लग रही है तो टैक्स के पीछे भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 है जो भी अभी चेंज होने वाला है, जिसकी भी इंपॉर्टेंस को आप अपने आसपास होते हुए देख सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द जूरिस्प्रूडेंस। अब अगर अपने सेशन पर आपको याद आता है तो अपने क्या पढ़ा अपने इंस्टीट्यूट भूल तो नहीं गया ना, अपन जीआईजीएल कर रहे हैं, और जीआईजीएल के अंदर अपने फर्स्ट इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव पढ़ा था जूरिस्प्रूडेंस और जनरल लॉ का अंडरस्टैंडिंग और उसका वर्किंग नॉलेज। तो अब मैं जूरिस्प्रूडेंस के बाद में पहले जनरल लॉ लेना चाहूंगा। तो देखें जनरल लॉ पर अगर मैं आता हूं, ये देखें अब जनरल लॉ, जनरल का मतलब क्या हो गया पता है, आप भारतीय हैं चाहे आप सीएस हैं या नहीं है, चाहे आप सीए हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, पता है मेरा बस चले तो, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ठीक है आप मेरे को सुन रहे हो तो मैं बता दूं, मेरा बस चले तो ये सारे जो जनरल लॉ है ना ये भारत में 10th क्लास 12th क्लास के कोर्स में डाल देने चाहिए। अरे भारत के बच्चे बच्चे को समझदार होने के लिए भारत के संविधान का नॉलेज होना जरूरी है, भारत के बच्चे बच्चे को सिविल लॉ का प्रोसीजरल नॉलेज होना चाहिए, भारत के बच्चे बच्चे को क्रिमिनल लॉ का, बच्चे बच्चे से मेरा मतलब ये नहीं है कि एक्सपर्ट हो, एटलीस्ट जनरल नॉलेज तो होना कि पुलिस आ रही अरेस्ट करने के लिए, पुलिस अरेस्ट कैसे करती है भाई साहब, क्या पुलिस सूर्यास्त के बाद में महिला को अरेस्ट कर सकती है, पुलिस अरेस्ट करने के बाद क्या करती है, पुलिस को अरेस्ट, अरे अब आप बार बार सोचोगे मैं अरेस्ट, ये क्रिमिनल लॉ का है। क्राइम क्या होता है, कग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कग्निजेबल ऑफेंस, बेल क्या होती है, एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है, अरे क्या चोरी हो जाए तो क्या होगा, एक्सटॉर्शन हो जाए तो, अब आप कहोगे सर हम क्यों पढ़ेंगे, हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट है ना, अरे जी नहीं, आप कंपनी के कॉर्पोरेट के पर्सन हो, आप डायरेक्टर्स के साथ उठोगे बैठोगे, न जाने कब किस जगह क्या क्रिमिनल एक्ट हो जाए, आपको एटलीस्ट बेसिक पता होनी चाहिए। ऐसा मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एश्योर करेगा कि आपको बेसिक आ रहे हैं। थर्ड,
एविडेंस, साक्ष्य क्या होते हैं, एविडेंस किस तरीके से चलते हैं। नहीं हो तो पिंक मूवी देख लेना। जिस समय ये क्लास अगर आपके और हमारा लंबा सा चलता है तो मैं आपको पिंक मूवी, आपने मोस्ट ऑफ द पर्सन ने देखी होगी, बदला मूवी आपने देखी होगी, नहीं तो जॉली एलएलबी तो देखी लिखी होगी ना, कि किस तरीके से वहां पे कोर्ट के अंदर जो एविडेंस को दिया जाता है, फैक्ट्स पर बातें की जाती है, जिस पर मैं हमेशा, अगर आप मेरी भी क्लास का भी 15-20 मिनट का रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको पता होगा मैं कई वर्ड यूज करता हूं। मैं फैक्ट्स, फैक्ट्स तथ्यों पे होना चाहिए, चीखना चिल्लाना, है ना, कोई भी चीज को है ना हैपनिंग सा बनाना, गुड्डा गुड्डी के एग्जाम्पल्स, ये आपकी बातों को खूबसूरत तो कर सकते हैं। तो मैं एक लाइन बोलूंगा जो अमित शाह से मैंने सुनी थी, पता नहीं किस संदर्भ में सुनी थी वो मुझे नहीं पता। शायद उन्होंने देश के लिए कहा था। उन्होंने यूं कहा था कि हम वो नहीं करते हैं जो तुम्हें अच्छा लगे, हम वो करते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा है। तो बात को बड़ी गंभीरता से समझना। तो हो सकता है कि अगर आपका और हमारा साथ लंबा चलता है तो मैं वो चीजें ना करूं जो तुम्हें अच्छी लगती हो, लेकिन मैं वो चीज का बिल्कुल प्रयास करूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है। और तुम्हारे लिए अच्छा है तथ्यों पर चला जाए, यहाँ पे भी तथ्य पढ़ेंगे और नॉर्मल हर चीज पर तथ्य होते हैं। अगर आप बिना फैक्टलेस बात करोगे ना तो लोग आपसे बात करना बंद करेंगे, लेकिन अगर आप फैक्ट पर बात कर रहे हो लेकिन कम बात कर रहे हो ना, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। सेम चीजें एविडेंस के ऊपर भी लगती है कि एविडेंस किस तरीके से चलेगा। आपको जब ये चीजें पढ़ लोगे ना तो आप भी बड़े फैक्चुअल पर्सन हो जाओगे कि अच्छा ये फैक्ट इस तरीके से चलता है। ठीक उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जनरल लॉ के पार्ट ये आपको सिखाए जाएंगे। हम अभी सिर्फ सब्जेक्ट को डिकोड कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट डिकोडिंग द जनरल जीआईजीएल, जिसको अपन बोला जुरिस्प्रूडेंस और जनरल लॉ तो हो गया। अब बचा क्या? इंटरप्रिटेशन। अब अपन चलते हैं इंटरप्रिटेशन। देखिए मैंने आपको बताया था, तो वापस से अगर अपन इस चल ही लेते हैं ना, आपने कौन सा पैसा लग रहा है, पैसा तो लग चुका है एक बार जो लगना था, है ना, एक सेकेंड। तो अगर अपन इस पे चलते तो देखो यहां पर क्या था, प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ जुरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ। तो मैंने आपको बताया जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस प्लस प्रूडेंस दैट इज बेसिक या फिर नॉलेज ऑफ लॉ से बना हुआ है। और जनरल लॉ का बताया जिसका जो इंडिया में जो जनरल जो भी सामान्य अधिनियम है उनके ऊपर है। लेकिन ये क्या है पता है, इंटरप्रिटेशन एंड टू टीच द मैनर ऑफ रीडिंग लॉ, यानी कानून को कैसे पढ़ा जाए उसके लिए होता है पता है क्या, इंटरप्रिटेशन। तो अब अपन चलते हैं इस मॉड्यूल के थर्ड पार्ट पर। दिस वन इज द इंटरप्रिटेशन। कोई चीज जब अपन पहली बार सुनते हैं ना तो पहली बार के लिए थोड़ी सी अजीब सी लगती है, और खासकर तब ज्यादा अजीब लगती है जब बात तथ्यों पर होती है, बात फैक्ट्स पर होती है, क्योंकि आदतें नहीं है हमारी। अभी तक ईटी में हम पढ़ के आए हैं, तो हम स्कूल जोन में थे, स्कूलिंग के जोन में, फिर थोड़ा सा प्रोफेशनल आए, तो हो सकता है हम अभी उन चीजों को इतना एक्सेप्ट ना कर लें। बट मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे एक्सेप्टेबिलिटी को लाना पड़ेगा और इन चीजों को बड़ी प्रोफेशनल मैनर से आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ इंटरप्रिटेशन। जो पर्सन हिंदी समझता है तो उसको तो मैं बताता हूं, इंटरप्रिटेशन का हिंदी में मतलब होता है अर्थ निर्णय। अर्थ निर्णय, इंटरप्रिटेशन। इसको स्टार्ट करूं जिससे पहले एकदम अपन नॉर्मल सी बात या नॉर्मल सी गुफ्तगू करें तो मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है अपन एक होते हैं आमने सामने, जब भी अपन आमने सामने होते हैं ना तो इंसान जब सामने होता है ना तो इंसान जब उस अपनी बात को रखता है तो हर बात को रखने के पीछे उसकी भाव भंगिमाएं होती है। भाव भंगिमा इंग्लिश में उसको अपन बोलते हैं कि जो एक बॉडीली स्ट्रक्चर और जो आपके फीचर्स जो होते हैं ना वो कई चीजों को समझा देते हैं, है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे हाव भाव कैसे हैं, क्या मैं गुस्से में हूं, क्या मैं प्रेम से हूं, क्या मैं मजाक कर रहा हूं, ये दिस ऑल अबाउट दिस ऑल अबाउट दी व्हाट, भाव भंगिमाएं कहा जाता है। तो इसीलिए मैंने अपने कंपनी लॉ के लेक्चर में भी बोला था और आपको भी बोला, इसीलिए मैं इस पैनल पे पढ़ा रहा हूँ। बट इट डजंट मीन कि हम इस पैनल में ही पढ़ेंगे, हम उस आईपैड पे भी चलेंगे, हम उस वाले मैटर पे भी जाएंगे। इससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भाव भंगिमाएं आप तक पहुंचती है, मेरा मेरा पोस्टर, जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं, मेरी बात वैसी की वैसी आप समझ पाते हो, जिसे अपन बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है ना। तो आप आधी बातें तो बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हो, लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा लड़ाई यहाँ कहाँ होती है? मोबाइल में। मैंने आपको व्हाट्सएप किया, आपने मुझे उसका रिप्लाई दिया, आप क्या बोल रहे हो, मैं उसको पढ़ते हुए क्या समझ रहा हूं। फिर कई बार ऐसी लड़ाई हो जाती, वो होगा आपके साथ, अरे मेरा वो मतलब नहीं था बेवकूफ, मैं ये नहीं ये कह रहा था।
बेवकूफ बोला मुझे, नहीं नहीं तूने मुझे नहीं लड़ाई सुनो, क्योंकि पता है लिखी हुई चीज जो आप लिख रहे हो किस भावनाओं के साथ लिख रहे हो और सामने वाला जो उसको पढ़ रहा है वो किस भावनाओं से पढ़ रहा है, उसमें फर्क हो सकता है, इजंट इट? एक सेकेंड, इसके लिए मैंने एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल है, वैसे आपने स्क्रॉल अप और डाउन होते हुए देख लिया होगा। अगर ये दो तीन शब्द है, रुको मत जाओ, अपन इस पर सुनते हैं, रुको मत जाओ। अब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, इसको हट जाता हूं, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। देखो, रुको कॉमा मत जाओ, यानी दिल अभी भरा नहीं, भी न जाओ छोड़ के, रुको मत जाओ। लेकिन थर्ड और सुनो, और रुको मत जाओ, अर्थ अनर्थ हो जाएगा ना। आज सपोज करो, अब आप कह रहे हो कि सर हमने तो इसको कॉमा से समझ लिया, बट मैं बता रहा हूं, तुझे पता है फिर उसके बाद मैं वहां पे गया, फिर उसने मुझे बोला रुको मत जाओ। अब ये मैसेज मैं आपको भेज रहा हूं, पढ़ो इसको, आप क्या लिखा हुआ है। अच्छा, फिर सर को उसने ऐसा बोला रुको मत जाओ, रुको मत या जाओ या रुको मत जाओ। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन। आपको ये स्किल सीखनी है। आप वापस से चलें अपन उस JIGL के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि आज का ऑब्जेक्टिव ही, अपना फर्स्ट लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ही यही है ना। अपन चलते हैं यहां पर, देखो इंटरप्रिटेशन स्किल्स, इसको स्किल कहा जाता है कि आप उसको, एंड टीच द मैनर ऑफ रीडिंग ऑफ लॉ, कि भैया जिस भावनाओं से उस कानून को लिखा गया है आपको उसी भावनाओं के साथ उसको पढ़ना है। यहां पर भावना से मेरा मतलब, जो फीलिंग से मेरा मतलब, कानून के शब्दों में फीलिंग की जगह जो वर्ड यूज होता है उसको अपन बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। अब इस इंटरप्रिटेशन का डिक्शनरी मीन लें। इंटरप्रिटेशन मीन्स एन एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। इंटरप्रिटेशन मीन्स एन आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ एनेक्टमेंट। अब चूंकि अपन कानून की बात कर रहे हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज की, व्हाट्सएप लड़ाई की बात नहीं हो रही है, तो जो एनेक्टमेंट होता है, आज मुझे बताओ, कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ क्या हुआ, लिखने वाले लिखे। इनकम टैक्स एक्ट क्या हुआ, लिखने वालों ने लिख लिया। एक बार सोचो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1881 का लिखा हुआ है, अब कहां होंगे उसके लिखने वाले आज 150 साल बाद? नहीं होंगे, इतना इंसान जीता ही नहीं है। अब वो लिखने वाले क्या लिख के गए, उसी का ट्रू सेंस सर्च करना एनेक्टमेंट का, इट इज द इंटरप्रिटेशन बाय गिविंग द वर्ड्स ऑफ द एनेक्टमेंट ऑफ देयर नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग। आप उसका नेचुरल मीनिंग लो, उसका जो ऑर्डिनरी मीनिंग लोगे ना, दिस विल बी नेम्ड एज व्हाट, इंटरप्रिटेशन। मैं इस पर कई बार अपने स्टूडेंट्स को मैं जवाब देता हूं, लेकिन साथ साथ में मैं ये कहता हूं कि ऐसा कोई भी शब्द मेरा मेरा इन्वेंशन, यानी मैंने ऐसा नहीं सोचा था। सुधांशु जी त्रिवेदी, आप जानते होंगे, जो भी पर्सन अच्छा करंट अफेयर्स रखता है, नॉलेज रखता है, सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के स्पोक पर्सन भी है, मैंने उनको सुना और भाई साहब मैं तो कायल हो गया उस वीडियो का। पता क्या बोलते हैं वो, एक 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 वीडियो है उनका, उसमें वो बोलते हैं, एक लड़ाई चल रही थी कि ढोल पशु शूद्र और नारी सकल ताड़न के अधिकारी। हैव यू सीन, आपने जिंदगी में कभी सुंदरकांड का पाठ किया है क्या? आई डाउट। नहीं किया है तो चलो कोई बात नहीं, अगर करा है तो भी आई डाउट कि तुमने इस पर गौर किया है या नहीं। सुंदरकांड के सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में एक काम कर सकते हो, अभी भी इस क्लास के खत्म होने के बाद अपने घर पे किसी बड़े बुजुर्ग से इस बात पर डिस्कशन तो करना ना, प्लीज डिस्कशन करना, मेरे लिए, मेरे आपसे रिक्वेस्ट कि व्हाट इज द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ सुंदरकांड। सुंदरकांड पता होगा आपको, उसका सेकेंड लास्ट पैराग्राफ देखना। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट 4 लाइनों में लिख रखा है, ढोल पशु शूद्र और नारी सकल ताड़न के है अधिकारी। अब पता है, इसका इंटरप्रिटेशन निकाल दो कि क्या लिखा हुआ है। अब जो इसके अगेंस्ट में जाना चाहता है वो पता है क्या बोलता है, देखो ढोल को, पशु को, शूद्र को और नारी को, एक देखो क्या कह रखा है कि इसको सकल ताड़न, यानी इनको ताड़ते रहो, इनके साथ, यानी ये इंटरप्रिटेशन निकलता है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने अपने उस वीडियो में, भाई साहब क्या बोला है वो, भाई साहब मैं आपको उस वीडियो को भी बता दूं, ठीक है ना, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। क्या तरीके से उसने उसका इंटरप्रिटेशन बताया कि क्या तुम बोलते हो कि व्हाट इज द मीन ऑफ ताड़ना। गो इनटू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड ताड़ना। ताड़ना का मतलब, फिर उन्होंने 3-4 श्लोक बताए, 3-4 गाने बताए कि ताड़न का मतलब कि मारना नहीं होता है, हर पर्टिकुलर वर्ड के लिए ताड़न का मतलब अलग अलग होता है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन। बात यही खत्म नहीं हुई, सुधांशु जी क्या अगला डायलॉग बोलते हैं, भाई साहब अपन तो उनके फैन हो गए।
वो बोलते हैं कि इसका मतलब आज से आने वाले 50 साल बाद कोई बेवकूफ हनुमान चालीसा के भी पीछे पड़ जाएगा और उसमें यूं लाइन बोलेगा, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अरे आपने सुंदरकांड नहीं आती, हनुमान चालीसा तो आती है ना, तो फिर गड़बड़ है भैया। क्या लाइन है उसमें, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो उन्होंने कहा कि इसका क्या मतलब है, यानी आने वाला 50 साल के अंदर कोई बेवकूफ से आके एक लाइन बोलता है कि ये देखो 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 क्या लिख रखा है सुंदरकांड के अंदर, होत न आज्ञा बिन पैसारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। यानी प्रभु श्री राम के जो शब्द हैं उनमें भी इस तरीके से हनुमान जी के बारे में बोल रखा है। हनुमान के खुद की जो तुलसीदास जी ने लिखा उसमें बोल रखा है कि आप भगवान तब तक किसी पे कृपा नहीं करते जब तक आप पैसा न दोगे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अर्थ का अनर्थ कर दोगे, तुम कुछ भी कर दोगे कि नहीं। वहां पे पैसारे का क्या मतलब है, उन्होंने जो लिखा है आपको उसी का एक्चुअली द नेचुरल और ऑर्डिनरी मीनिंग लेना ही इज द गेम ऑफ इंट। 100 बात की, 100 बात की, 100 बात की एक बात वो यह है, जो कुछ पढ़ रहे हैं हम, जो कुछ हो रहा है, आपको सब्जेक्ट की जब तक नॉलेज नहीं होगी ना, हम उसके आगे चलेंगे। तो अब अपन चलते हैं बार बार मैं अब चलो ये इन सबको हटाते हैं और इन सबको हटाता हूं। अब मैं वापस आता हूं अपने GIGL के सब्जेक्ट के ऊपर। तो आई होप, मैं वैसे GIGL पर ही हूं, मेरे को जो भी ज़्यादा बकवास करनी थी वो मैंने वैसे कंपनी लॉ के लेक्चर में कर ली थी। यहाँ पर मेरी कोशिश रही है कि मैं पहले वर्ड से बहुत स्पेसिफिक रहा हूँ, बिकॉज आई डू वैल्यू ऑफ योर टाइम। मेरे को पता है समय बहुत कम है, समय बहुत कम होने से मेरा मतलब है कि सारे सब्जेक्ट्स को अगर एकदम बिना किसी फालतू की इधर उधर की बातों के, ठीक है ना, करा जाएगा तो 30-40 घंटे तुम्हारे बच जाएंगे एक एक स्टूडेंट के। अगर मेरे से कल को 50 स्टूडेंट जुड़ते हैं और मैं हर एक पर्सन का एक एक घंटा बचाता हूं, तो मैं 50 घंटे सेव कर चुका हूं। मैं उस विचारधारा से चलने वाला। मैं कई बार अपनी बात को पहले भी कहा था कि मुझे बहुत अच्छी अच्छी फालतू बातें भी आती है ना। आप चाहोगे तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, बहुत तुम कहोगे मैं उस टॉपिक पे फालतू बातें कर सकता हूँ। बट इस फॉरम के अंदर आप बोर हो रहे हो तो पॉज करो और चले जाओ, दूसरे कॉमेडी वीडियो देख लो। ये यहाँ पे मैं कोई ना कॉमेडी शो नहीं लगा के बैठा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर बात होगा, लॉ पर बात है ना। चलो अब अपन आते हैं सब्जेक्ट पर, GIGL पर। सुनना, GIGL जैसा भी मैंने आपको बताया 3 चीजों से मिलकर बना है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन और जनरल लॉ। 100 नंबर का टॉपिक है। ICSI ने इस कोर्स को क्यों दिया वो सुनना। एक बार इमेजिनेशन समझो, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेरे को लग रहा है मैंने पढ़ा, चलो मैं इसलिए ताकि थोड़ा सा सही हो जाए, ठीक है। चलिए सुनना, सपोज करना ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये हमारे MD बैठे हैं, ये हमारे एक डायरेक्टर, दूसरे डायरेक्टर, तीसरे डायरेक्टर, चौथे डायरेक्टर, CFO बैठे हैं, CEO ये ऐसे बैठते हैं। और पता है CS कहाँ बैठता है, खूबसूरत सा बनाता हूँ, लाल रंग का, ये बैठ बाकायदार MD के पास में बैठोगे आप, आपकी जो चेयर होगी ना, क्योंकि सारी प्रोसीडिंग पेपर्स वेपर सब आप ही करवाओगे। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी जानता है कि हमारा जो तैयार किया हुआ पर्सन है, जो हमारा तैयार किया हुआ जो बच्चा है, जो कल को मेंबर बनकर वो यहां बैठेगा, और जब यहां बैठेगा तो इस मीटिंग के अंदर कितनी बातों का डिस्कशन होगा ये आप भी जानते। कुछ भी डिस्कशन हो सकता है। साहब इसने एक प्रपोजल दिया कि हमको प्रॉपर्टी परचेज, अच्छा प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ठीक है, प्रॉपर्टी कहां पे लेंगे, नोएडा में लेंगे, गुड़गांव में लेंगे, कहां लेना, बेंगलोर में लेना, हैदराबाद में लेना है। अब आप वहां पर बैठे हो कि कहीं भी ले लो, हमारा क्या है जी नहीं। अगर वो कल को बिल्डिंग लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, आपके टॉपिक नंबर 1 कोर्स में डाल रखा है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, यानी जब भी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है तो उसकी रजिस्ट्री करवाई जाती है, रजिस्ट्री, उसके लिए है रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ, कल को यहाँ पर डिस्कशन चलता है कि भैया हमको है ना एक प्रॉपर्टी लेनी है, उस पर है ना इतना है, हमको शेयर ट्रांसफर करने हैं इतने रुपए के, हमको ये करना है, उस पर स्टाम्प ड्यूटी देनी है। क्या आप स्टाम्प के बारे में नॉलेज रखते हो? लो भैया आपके एक टॉपिक कोर्स में दे दिया इंडियन स्टाम्प एक्ट, ताकि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एश्योर हो सके कि जो इसका पर्सन यहां पर बैठा है ना उसको स्टाम्प एक्ट का बेसिक नॉलेज है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उसका बेसिक नॉलेज है,
कोई भी केस फाइल करना है, सपोज करो कंपनी को किसी दूसरी कंपनी पर या किसी भी दूसरे पर्सन के ऊपर केस फाइल करना है, अब सीएस बैठा है वहां पे कि साहब देख लो तुमको करना है, तो जी नहीं, लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन नंबर 3 आपको पता होना चाहिए, दैट द सूट अपील एंड एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर जे एज एक्सप्लेन इन द शेड्यूल नंबर 1 ऑफ दिस लिमिटेशन। पता होना चाहिए, एक्सपर्ट नहीं बट पता होना चाहिए कि भैया कोई भी सूट, कोई भी अपील, कोई भी एप्लीकेशन विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फाइल होगी, उतना ही आपको सिखाया जाएगा। कल को कंपनी को टेंडर क्यों नहीं मिला, अरे घनश्याम जी इधर आओ, हमारे को टेंडर क्यों नहीं मिला, उस कंपनी को टेंडर क्यों मिला? अब उस कंपनी के जो है ना लड़का है ना, उस कंपनी के जो एमएलए है ना, उसका भतीजा है, ये है। आरटीआई में जाकर एप्लीकेशन निकालो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कि आखिर क्या ग्राउंड थे कि आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन तो जानते हो ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी तुमको राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला है ताकि तुम यहां पर बैठकर कंपनी के बिहाफ पर आरटीआई लगा सको। आपको कल को आपकी कंपनी के अंदर कोई बॉम्बारिंग हो जाती है मेल्स की, कल को आपके ई कॉमर्स में फ्रॉड हो जाता है, आईटी एक्ट का नॉलेज है कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, थैंक्स टू दी आईसीएसआई कि अपने को आईटी एक्ट भी पढ़ाया जा रहा है। अब मैं कंटिन्यू ले लेता हूं 7, 8, 9, 10, क्योंकि इसमें सीधी सीधी बात करूंगा। सिविल लॉ सीपीसी पढ़ाया जाएगा, क्रिमिनल के लिए आपको भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता पढ़ाई जाएगी। अभी मैंने याद है 10 मिनट पहले कहा था एक पर्सन को अरेस्ट कैसे किया जाएगा, महिला होगी तो क्या होगा, मजिस्ट्रेट क्या होगा, कोर्ट में कैसे जाया जाएगा, सम्मन क्या होते हैं, वारंट क्या होते हैं। आपको अगर किसी भी कंडीशन के अंदर किसी पर्सन पर एफआईआर करनी है तो आप एफआईआर पर लॉज कैसे करोगे, आपका प्रिवेंटिव एक्शंस क्या, ये सारी चीजें अपन क्रिमिनल लॉ में पढ़ेंगे। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड जो अब चेंज होकर बीएनएस बन चुका है, भारतीय न्याय संहिता, कि अगर कोई पर्सन भारत के अंदर अपराध करता है तो उस पर कितनी सजा है, चोरी करने पर कितनी सजा है, अगर सपोज को मर्डर करता है तो उस पर कितनी सजा, एक्सटॉर्शन पर कितनी सजा, एक्सटॉर्शन होता क्या है, चीटिंग क्या होती है, सबके बेसिक्स। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बेसिक्स आपको सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, आज के टाइम के सीपीसी, बीएनएसएस, बीएनएस और भारतीय एविडेंस एक्ट, अरे भारतीय न्याय संहिता, ठीक है ना, उसके बारे में भी आपको बेसिक्स, अरे सुन लो 2 मिनट लोग लो, 8-8, 9-9, 10-10 पेजेस में पढ़ाए जाएंगे। तुम एक्सपर्ट बनने की कोशिश करोगे क्या? अरे भैया जो वकील है ना वो 1000-1000, 10-10 हजार पेजेस पढ़ता है सीपीसी के, तब जाके उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, थोड़ा बहुत। और तुमको लग रहा है तुम 15-20 पेज पढ़ के एक्सपर्ट बन जाओगे? नहीं, आपको इंस्टीट्यूट बेसिक नॉलेज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया जाएगा, देश का संविधान पढ़ाया जाएगा, इंटरप्रिटेशन क्या होता है पढ़ाया जाएगा, इंटरप्रिटेशन जिसके बारे में अपनी जिक्र हुई थी, इंटरप्रिटेशन स्किल्स को आपको पढ़ाया जाएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट क्या होता है आपको वह पढ़ाया जाएगा, आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन, कल को अगर कंपनी के अंदर कोई भी तरीके की छोटा मोटा एमिकेबल सेटलमेंट करना पड़ता है, अगर कल को किसी तरीके का मीडिएशन पे जाना पड़ता है, आर्बिट्रेशन करना पड़ता है, ये सारी चीजें देखो। अब मुझे पता है मैं पहले दिन ऐसा ज्यादा ज्ञान बांट लूंगा तो आप कहोगे कि अब इसकी अगला लेक्चर सुने भी या नहीं सुने, छोड़ो। अब मैं इस सर्कल को बना रहा हूं, ये सभी चीजों का मेरे स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज हो सके, ऐसा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एश्योर करता है, ताकि एक परफेक्ट कंपनी सेक्रेटरी इस मार्केट के अंदर आ सके। वो कंपनी सेक्रेटरी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ का तो नॉलेज है ही, यानी उसके पास कंपनी लॉ का तो नॉलेज है ही, साथ साथ में इन सभी बेसिक्स का भी नॉलेज है, इन चीजों को एश्योर करता है मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। और दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स ऑफ आईसीएसआई। अब तरीका तो ये भी है, आप चाहो तो अभी मैं सारे सब्जेक्ट दिए, चाहो क्या है तो भैया आओ आओ चले देखें, तब देखोगे सोर्स ऑफ लॉ पढ़ाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया जाएगा, इंटरप्रिटेशन पढ़ाया जाएगा, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ाया जाएगा, लॉ रिलेटिंग टू द सिविल आ गया, लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल आ गया, लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस आ गया, लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक, लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन आ गया, आर्बिट्रेशन मीडिएशन आ गया, लॉ रिलेटिंग टू द स्टाम्प आ गया, रजिस्ट्रेशन आ गया, आरटीआई आ गया, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया, चैप्टर यानी टॉपिक ही खत्म हो गया। अगर आप देखोगे ना तो मोटा मोटा आपको कितनी चीजें, 18 लॉज सिखाए गए हैं, जिसमें से अभी 14-15 तो मैंने आपको 1 to 1 यूं ही जस्ट लाइक दैट की लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। आई होप तुम ये देखो, पता है क्या होता है कि हमने कंपनी लॉ को भी जब लिया, या हमने से मेरा मतलब है मैंने, आप वैसे हो सकता है सबने सुना हो या नहीं सुना हो, ठीक है ना, तो उसमें भी मैंने आपको यही बताया कि कोर्स के
स्ट्रक्चर को समझो, थिंक टैंक ने क्यों उस कोर्स को डाला है उसके रीजंस को समझो, लगभग काम हो जाएगा। एनीवे, अब मैं आता हूं इस कोर्स में सीएससी यानी मैं या हम क्या करने वाले हैं। तो सीएससी आपको जीआईजीएल की भी 3 किताबें देने वाला है, 3 किताबें, जिसमें पहली किताब तो है नोट्स, जिसमें तकरीबन 300 से 350 पेजेस के पूरे जीआईजीएल के अमेंडेड नोट्स हैं, 350 से 400 पेजेस के पूरे नोट्स, जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी किताब है वो आपकी आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल से ही इंस्पायर और पूरी तरीके से डेडिकेटेडली उसी से बनी हुई। सेकंड, जिसका ज्ञान मैं कंपनी लॉ के वीडियो में दे चुका हूं, देखा जाए तो यहाँ पर नया सब्जेक्ट है, वापस से पूरा का पूरा ज्ञान देना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मैं आपका वेस्ट करूँ टाइम। जो पर्सन मुझे सुन रहा है तो हो सकता है 90% कंपनी लॉ को तो सुना ही होगा, और वहां पर मैंने आपको एक बुक बताई, नहीं है तो प्लीज वो भी एक बार सुन लेना ठीक ठाक, वहां पर मैंने इसको समझा रखा है। मैंने एक बुक बना रखी है जिसका प्ले स्टेशन। इस प्ले स्टेशन के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। यानी मेरे कहने का यह मतलब है यहाँ पर कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के पिछले सालों के जो भी पेपर्स हैं, है ना, उन सभी पेपर्स को, क्वेश्चंस को मैंने वर्कबुक की तरह बनाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर सर्च ही कर लेता हूँ, JIL, चले, आई होप अभी आ जाएगी, सो दैट आई कैन शो यू द प्ले स्टेशन, ठीक है ना। आई होप ये बस ओपन हो जाए यहाँ पर, ठीक है। चलें, क्योंकि कई बार कुछ फाइल्स सपोर्ट करती है नहीं करती है, देख लेंगे अभी। तो इस जीआईजीएल को हालांकि मैंने कंपनी लॉ के अंदर भी ये बता रखा है, ये देखें बहुत शानदार, तो डाउनलोड हुई, चलो इसके थ्रू मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, ये शायद वही है तब। इसमें आपके ये देखें, फर्स्ट टॉपिक है कौन सा, सोर्सेज ऑफ लॉ। तो मैंने क्या कर रखा है वही बातें 2 मिनट में रिपीट करूंगा, ताकि जिसने बेचारा कंपनी लॉ पर सुन रखा है वो परेशान ना हो, पर जो नहीं पढ़ रखा है, जिसने सिर्फ जेआईजीएल पर आए हैं, तो उनको तो ये बताना ही पड़ेगा। ये इस तरीके से हर टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन और उसके आंसर लिखने की उतनी जगह जितनी जरूरी है वो सब मैंने रख रखी है। हर ये इज द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसी के लिए मैंने कर रखा है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस ऑफ आईसीएसआई। मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के जो पिछले जितने साल, क्योंकि अब सोर्सेज ऑफ लॉ जुड़ा ही 5 साल पहले, तो आप देखोगे 2021 से इसके क्वेश्चंस आने शुरू हैं, और प्लस पिछले 4-5 अटेम्प्ट तक के तो क्वेश्चंस के साथ, जैसे ये क्वेश्चन है तो नीचे इसका आंसर भी दे रखा है। और ये सिर्फ एक टॉपिक की नहीं है, मैं कहां तक बताता फिरूं, ये एक टॉपिक भी अभी खत्म हुआ नहीं है भैया जी, ये हर टॉपिक की अभी जस्ट इसके बाद में स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा सेकंड टॉपिक, ठीक है। ये रहा टॉपिक नंबर 2, रजिस्ट्रेशन है, कल्याण सुंदरम वर्सेस करुप्पा, केस रेफरेंसेज, ये सारी इस बुक के अंदर आपको मिलेगा। दिस वन इज द प्ले स्टेशन, ठीक है, ये पूरी बुक है आपकी। थर्ड पॉइंट जो मैंने कंपनी लॉ में किया था, यहां पर भी मैं एक स्टार बना देता हूं कि आई एम वर्किंग ऑन दिस, कि मैं अपनी सीएससी क्लासेस में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको मैं जो जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, मैंने हर टॉपिक के अपने चार्ट बना रखे हैं। वो चार्ट है ना, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो तो ना लें या ना सुने तो ही बेस्ट है, वो और कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि देखो हर एक पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। पर जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं ना, उनको इतना इजी लैंग्वेज में वो टॉपिक 3-4 दिन के अंदर समझ में आ जाएगा, पूरा जनरल लॉ रिवाइज करने के लिए। मैं इस बुक का नाम भी रखने वाला था लास्ट डेज लास्ट शोज, अभी भी इस पर वर्क ऑन चल रहा है कि लास्ट डेज लास्ट शो रखा जाए क्या इस बुक का नाम। तो अगर लास्ट डे लास्ट शो रखूंगा तो फिर मैं इस जीआईजीएल के नोट्स भी को और समराइज कर 20-25 पेज ये करके और प्लस चार्ट कर एक छोटी सी बुक, ये मेरी इच्छा है जो मैंने अभी आपको बता दी, लास्ट डेज लास्ट शो उस बुक का नाम रहेगा। पर मैं यहाँ पे स्टार कर रहा हूं, ये अभी आपको नहीं मिल रही, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस।
ये महीने भर के अंदर आपको, जिस समय आपको 1 महीना लगेगा, महीने भर के अंदर वी विल प्रोवाइड यू, जो भी हमारे से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, या तो हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर इसको डाउनलोड कर लेंगे जहां से आप इसकी सॉफ्ट कॉपी देख सकते हो, और या फिर अगर कुछ होगा तो अगर फिजिकल मोड पर होगी तो सब्जेक्ट टू क्या होता है उसके बारे में अभी मुझे नहीं पता। एनीवे, अब जल्दी से बात एक और भी कर देता हूं कि आप में से जो भी पर्सन हमारी रेगुलर क्लास से अगर जुड़ना चाहते हैं, बट अभी तो कंटिन्यूस 4 क्लासेस तो डेमो चलने वाला है, देखें समझें, अगर सब कुछ सही लगता है, आपकी और हमारी जो सुर, जिसको मैंने उस वहां पे भी कहा था, आपकी और हमारी जो एक ट्यूनिंग अगर बैठ जाती है तो वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू, बट नहीं होती है तो भी कोई इशू नहीं है। तो मैं कहूंगा आप हमारी जो एप्लीकेशन है CSC की, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, आप इसको डाउनलोड करें। वहां पर हम जितनी भी चीजें हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो सके, जितने पीडीएफ्स हो सके, जितने अमेंडमेंट हो सके, जो हम हमारी तरफ से होगा हम उसी एप्लीकेशन के अंदर अपलोड करेंगे, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। और इतने मोबाइल के अंदर इतनी जगह है, वहां पर एक छोटी सी एप्लीकेशन पड़ी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप चाहो तो उसमें अगर कोई कोर्स लेना चाहो तो वो भी आपके लिए ओपन रहेगा, नहीं भी है तो आप उस एप्लीकेशन में जो एटलीस्ट जो हम नए नए नोटिफिकेशन हैं वो हम देते रहेंगे, जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी से या CS के स्टूडेंट होने के नाते आपको जानना चाहिए। तो आई थिंक मेरा जो मोटिव था अपनी फर्स्ट क्लास दैट इज JIGL का, वो मोर और लेस मैंने पूरा कर लिया है। JIGL जो तकरीबन 100 नंबर का मॉड्यूल है। अब लास्ट बात जो मैं करना चाहूंगा, मुझे JIGL को पढ़ाने के लिए 110 टू 120 आवर्स चाहिए। ये आर्ट्स हैं, ठीक है ना। जैसे कंपनी लॉ में मैंने 140 टू 150 आवर्स कहे थे, यहाँ पे 110 टू 120 आवर्स है। मैं मिनिमम आवर्स बता रहा हूँ, इसमें 5-10 आवर्स एक्स्ट्रा ही होंगे, कम नहीं होने के, यानी 10 से 20 के बीच में रह सकते हैं, लेकिन 20 से अपर हैंड पे जा सकता है ये। तो ये कुछ कोर्स करिकुलम रहेगा अपना। तो आई थिंक मैंने इस पर भी अपना जिक्र आपको करा, आपको ये भी बता दिया कि चीजें कैसे चलने वाली है। तो मोर लेस जितना फर्स्ट सब्जेक्ट के डेमो में या फर्स्ट सब्जेक्ट के, या मैं कह सकता हूँ इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक आपको जानना जरूरी था, उस पर हमने सब कुछ डिस्कस किया। अब सवाल आता है कि हम अपनी क्लास कैसे लें, हम क्लास को किस तरीके से पढ़ें। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मैंने अपनी इस क्लास में JIGL को पढ़ाने के अलग अलग जोन बांट रखे हैं, लेकिन उस जोन पर मैं अभी क्यों जिक्र नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग की जो 3-4 क्लासेस है ना, वो आपको ही पता है जो डेमो चल रही है, तो वो ऐसा भी चांसेस है उसमें जो 80-90% जो डेमो सुनेंगे वो स्टूडेंट जुड़ेंगे भी नहीं, तो क्यों उनके सामने फालतू में उनका भी टाइम वेस्ट करना, खुद का भी टाइम वेस्ट करना। तो एक टाइमिंग के बाद में मैं उसको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा, और उसमें से आज मैं इतना बता देता हूं कि हम सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, यानी पंजीकरण अधिनियम। कोई भी प्रॉपर्टी अपन खरीदते हैं उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, उस पर हम डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जैसे कि, और हाँ, एक ही लाइन, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, पढ़ते रहें, समझते रहें, बातों में ना आए। ध्यान रखना आपके करियर का सवाल है, आप जो भी बात करें, जो भी पढ़ें, हमेशा ध्यान रखना शॉर्टकट मत लेना, क्योंकि हकीकत यह है कि इस पर्टिकुलर कोर्स में जिसने शॉर्टकट लेने की कोशिश की ना, उसका शॉर्टकट हो गया है। सारों से समझ जाओ। तो फिलहाल की इस क्लास, राधे राधे।